न्यायपालिका के फैसले का सीएम ने किया स्वागत। शराबबंदी पर कोर्ट के फैसले को किया स्वीकार। कहा, इससे शराब तस्करों में पैदा होगा डर। ग्रामीणों ने किया घेराव। ठेकेदार और इंजीनियरिंग का घेराव। सड़क निर्माण को लेकर पूरा नहीं होने पर आक्रोशित ग्रामीण। कार्य नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। पटना में एक और लूट की वारदात। अपराधियों ने बीजेपी कार्यकर्ता विजय कृष्ण से की लूटपाट। चाकू मारकर किया घायल। और मुजफ्फरपुर में मनियारी थाने में रखा गया प्राइवेट मुंशी। थाने में कर रहा अवैध रूप से काम। मामले में एएसपी ने दिए जांच के आदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज कांड में न्यायपालिका की ओर से दिए गए फैसले का स्वागत किया है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून है और ऐसे में शराब तस्करी या जहरीली शराब बनाना पूरी तरह से अवैध है और न्यायपालिका ने जो फैसला सुनाया है वो स्वागत योग्य है। ऐसे में शराब तस्करों या जहरीली शराब बनाने वाले लोगों में खौफ पैदा होगा। साथ ही सरकार इसे पूरी तरीके से एक अभियान के रूप में चलाएगी और शराबबंदी कानून लागू रहेगा। जहरीले शराब लोगों को दे करके जो काम हुआ और उसके चलते उतने बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई। जब शराबबंदी लागू हो गया था 2016 में, उसी साल ये गोपालगंज जिले की घटना है, ये सबको मालूम है। उसी समय इस पर पूरी जांच की गई और जांच करने के बाद जो कुछ भी था उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ, सब कुछ हुआ। और आज तो ये आप जानते ही हैं, कोर्ट का ही अधिकार है, यही संवैधानिक अधिकार है, उसके आधार पर जो कुछ भी देखा है उन्होंने ये फैसला किया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। तो जिस तरीके से ये फैसला आया है उसके बाद से सीएम ने इस फैसले का स्वागत किया है। और हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कुमार गौतम, जिस तरीके से शराबबंदी की बात कही जा रही है बार बार, लेकिन एक के बाद एक कांड सामने आ रहे हैं और बिहार के चर्चित खजूरबानी शराब कांड के बाद 9 दोषियों को कोर्ट ने फांसी की सजा भी सुनाई है। फिलहाल अब आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? ये न्यायालय ने, गोपालगंज न्यायालय ने ये फैसला सुनाया है। उसके बाद ये पहली प्रतिक्रिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। जब वो एक कार्यक्रम में शिरकत करके निकल रहे थे तो मीडिया के सवालों पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये उसी साल का मामला है जिस साल शराबबंदी लागू हुई थी, 1 अप्रैल 2016। यानी कि एक तारीख भी उनको याद है। और जिस तरह से उसी साल जो घटना हुई थी गोपालगंज में, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री काफी मर्माहत भी हुए थे, उन्होंने अपनी संवेदना भी जाहिर की थी, उनको आज भी बखूबी वो दिन याद है। और उन्होंने उस दिन का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ था जब ये घटना हुई थी, क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और बावजूद इसके शराब तस्कर या जहरीली शराब से मौत, ये कहीं ना कहीं एक दाग था बिहार के ऊपर। और इस दाग को धुलने में 4-5 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। और इन न्यायपालिका के इस फैसले का उन्होंने स्वागत किया और ये भी कहा कि अब बिहार में जो भी शराब बेचेगा उसका यही हश्र होगा। न्यायपालिका अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा और बिहार में कानून का राज है और कानून का राज रहेगा। और जिस तरह से महात्मा गांधी की कल्पना को साकार करते हुए बिहार में शराबबंदी कानून लागू की गई है। और उन्होंने एक बात बहुत सख्त लहजे में भी कहा कि ये एक बहुत ही गंदी चीज है। आम लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि जागरूकता के आधार पर शराब जैसी गंदी चीज को जब तक बहिष्कार नहीं कर दिया जाता तब तक आम लोगों की सहमति नहीं हो पाएगी। इसलिए कानून के साथ साथ आम लोगों के बीच में जागरूकता भी फैलाई जा रही है और मीडिया से भी अपील की गई कि आप ऐसे कानून के बारे में लोगों को बताएं और जो नहीं जानते हैं उनको समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल कुमार गौतम, लेकिन एक बात देखी गई थी, जब हम इस घटना का जिक्र करते हैं सभी को इस घटना ने हिलाकर रख दिया था। 19 लोगों की मौत हुई थी। 16 अगस्त 2016 का जो ये मामला है, अप्रैल में ही शराबबंदी लागू हुई और उसके बाद ये घटना घटित हुई। और जो छानबीन हुई वहां पर जमीन में दबे मिले थे शराब के ड्रम। लोग काफी ज्यादा चौंक गए थे।
तो क्या अब इस तरीके के कारनामे नहीं हो रहे होंगे या फिर ठीक तरीके से जांच नहीं हो रही है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सिर्फ कानून के लागू होने के 4 महीने के बाद इस तरह की एक बड़ी घटना जहां 19 लोगों की जान चली जाती है और एक ऐसे मामले में चली जाती है जिसका सेवन, जिसकी खरीद बिक्री पर सख्त रोक हो, तो आखिर सवाल ये है कि शराब आता कहां से है। तो जरूर इस रैकेट, इस गिरोह के सक्रिय सदस्यों तक पहुंचना होगा, लेकिन शायद ये कल्पना किसी ने नहीं की होगी कि शराबबंदी कानून के इस राज्य में न्यायपालिका इतनी सख्त होगी जिसने साक्ष्य के आधार पर उन तमाम आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। बाकी जो महिलाएं हैं उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मतलब ताउम्र उनको जेल की सलाखों में बिताना होगा। तो उनके परिवार के लोग जो आज पीड़ित हैं, जिनके परिजन अब इस दुनिया में नहीं रहे, 19 वैसे लोगों का परिवार ही नहीं बल्कि पूरा बिहार, पूरा देश इस खबर से झकझोर उठा था। तो कहीं ना कहीं अब जो है शायद बिल्कुल अब जाके उन तमाम लोगों को इंसाफ मिला है, उन तमाम परिजनों को इंसाफ मिला है अब जाकर। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार गौतम तमाम जानकारी के लिए। तो कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है, 9 को सजाए मौत और 4 महिलाओं को उम्र कैद की सजा सुनाई है। गोपालगंज के उस कांड के बाद ये बड़ा फैसला है कोर्ट का। और झारखंड में आए दिन पक्ष और विपक्ष में आरोप और प्रत्यारोप का खेल चलता रहता है। जहां एक तरफ बीजेपी और गठबंधन की सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है, वहीं अब आरजेडी के प्रदेश प्रभारी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि झारखंड के पूर्व की सरकार झारखंड की व्यवस्था को शत विक्षत करने का काम कर चुकी है। और कहीं ना कहीं आरजेडी के झारखंड प्रभारी ने पूर्व सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठा दिए हैं। इसी कड़ी में प्रभारी के इसी बयान का कटाक्ष करते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि सत्ता में होने के नाते अपनी पार्टी का तारीफ करना आपका हक है, लेकिन झूठी तारीफ करना यह बात गलत है। जिसके बाद बीजेपी ने एक बार फिर हेमंत सरकार की विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में पहले थी, उसने जो है झारखंड प्रदेश को छत बिछत करने काम किया है। आज उसको सजाया जा रहा है, संभाला जा रहा है, बेहतर किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, जो हमारे गठबंधन की सरकार है, जहां राजद और कांग्रेस भी उसमें हम शामिल हैं। देखिए, गठबंधन का सहयोगी होने के नाते आरजेडी को यह अधिकार है कि अपनी सरकार की तारीफ करे, लेकिन झूठी तारीफ करके लोगों को बरगलाने की कोशिश न की जाए। क्योंकि जिस कानून व्यवस्था की बात उन्होंने की, तो आपको भी याद होगा कि महज 1.5 साल पहले झारखंड में करीब करीब उग्रवादियों का नामो निशान खत्म हो गया था और उग्रवादी गतिविधियां बिल्कुल सिमट गई थी। आप कह सकते हैं कि उनको ये हिम्मत नहीं थी कि सामने आकर कहीं कोई वारदात कर सके। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार बनने के पश्चात जिस तरह से उग्रवादी गतिविधियां बढ़ी हैं राज्य के अंदर, आए दिन किसी का अपहरण, गोली चलाना, किसी की जान ले लेना, रंगदारी के लिए लोगों को दबाव डालना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप कह सकते हैं कि नॉर्मल फिनोमिनन सी हो चुकी है यहाँ, और सरकार है कि उसको ध्यान नहीं दे रही। और 243 विधानसभा के प्रभारियों के साथ आरसीपी की बैठक की जा रही है। ये बैठक पार्टी के विचारधारा को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच संदेश भेजने को लेकर है। इसी कड़ी में आरसीपी ने बताया कि इससे पहले जो प्रशिक्षण शिविर हुआ था वो पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ था, जिसमें लोकसभा प्रभारी भी मौजूद थे। और इस बैठक में संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसे लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। बता दें कि यह शिविर 2 दिनों तक चलेगा। रोहतास जिले के पानापुर गांव के ग्रामीणों ने अधूरे सड़क निर्माण पर नापी कराने आए ठेकेदारों और इंजीनियर्स का घेराव करते हुए आक्रोश प्रदर्शन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर सड़क के निर्माण कार्य को जल्द पूरा नहीं किया गया तो ये उग्र आंदोलन किया जाएगा। खबरों की माने तो सासाराम चौसा पथ से पानापुर गांव तक जाने वाली मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 4 किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत कार्य कराए जाना है, लेकिन पानापुर गांव के पास 400 किलोमीटर तक
माफ कीजिएगा 400 मीटर तक ठेकेदार ने सड़क को तोड़ने के बाद भी मरम्मत नहीं की। इसमें मामला है कि सर ये रोड जो है पहले से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बना हुआ रोड है और उसकी लंबाई पहले से निर्धारित है और संवेदक का कहना है कि मेरा जो हमको जितने लेंथ में काम करना है वो लेंथ पूरा हो गया है, वो लेंथ छूट रहा है। तो आज जो है हम उसको नाप करके देखना चाहते थे कि कंट्रेक्टर वास्तव में कह रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। अगर कंट्रेक्टर का चूंकि पहले से बना हुआ रोड है, कोई हम नया रोड नहीं बना रहे हैं, बीच में बना दिए और कोर को छोड़ दिए हैं। अब पहले वाला रोड भी हमारा कबाड़, पहले का रोड जो बना था वो भी कबाड़ दिए हैं। जो ठेकेदार है बोलने पर हम कहते हैं कि बोलिएगा तो आपको जेल में डाल देंगे। आप मूर्ख हैं, मूर्ख हम लोगों को बनाता है, अपना हक मांगता है तो मूर्ख बनाता है। कहता है ठेकेदार की मानता नहीं कि हमें यहाँ रोड नहीं बनाएंगे। हमारे द्वारा विभाग टेंडर में 4150 मीटर रिपेयर काम करना है, एमआर का काम है। 4150 मीटर मेरे द्वारा काम करना है, जो कि हम कर दिए। और बाकी इस वहाँ तिलकापुर से और पानापुर की दूरी 4450 मीटर है, 4450 मीटर है, जिसमें 4150। और राजधानी रांची स्थित बुद्धा फाउंडेशन बरियातू में संघमित्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और रांची विश्वविद्यालय के कुलपति कामिनी कुमार उपस्थित रहे। और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने महिलाओं के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि हमारा राज्य गरीब श्रेणी में आता है, लेकिन यहाँ भी महिलाओं में कुछ अच्छा करने का गुण है। हमारे सिर्फ धन उपार्जन का भाव न समझते हैं, हम उनके लिए क्या कहें। अगर वो सेवा भाव में भी पैसा कमाना चाहते तो ये उनका सोच है। हम लोगों की सोच ये नहीं है, हमारा इसका सोच ये है, ये सेवा भाव के लिए ही किया गया है। धन उपार्जन वर्ल्ड बुद्धा फाउंडेशन का उद्देश्य कभी नहीं रहा है और अब भी इसका उद्देश्य ऐसा नहीं। आप जानते हैं कि हमारा राज्य गरीब ट्राइबल स्टेट है और यहाँ से जब बच्चियाँ हमारी एएनएम, जीएनएम और जो हमारा एमसीआई का गाइडलाइन वगैरह है उसमें जो कमी आ रही है वो सब दूर इसी सब के माध्यम से होगा। तो मेरा ये फर्ज है, धर्म है कि मैं इस तरह की चीज़ों को प्रोत्साहित करूँ और सरकार पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में समृद्ध झारखंड, स्वस्थ झारखंड की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम आगे। औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड मुख्यालय अंबा में कोरोना योद्धाओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें कई समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया है। बता दें कि जब कोरोना के कहर पूरी दुनिया में प्रचंड रूप धारण किए हुए था, उस समय कुछ समाज सेवी और कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी उस काल में लोगों की सहायता के लिए बिना अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर साहस दिखाया और समाज की सेवा की है। और उन योद्धाओं को ही विकास पदाधिकारी चंद्रभूषण गुप्ता के द्वारा सम्मानित किया गया। और मुजफ्फरपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती चिंतन शिविर की तैयारी पूरी कर ली गई है। चिंतन शिविर की अध्यक्षता पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा करेंगे। तो वहीं ये जानकारी पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान दी। उन्होंने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आगामी 7 मार्च को महेश प्रसाद सिंह साइंस कॉलेज के मैदान में ये शिविर आयोजित होने वाला है। ये ब्रह्मर्षि सम्मेलन ऐतिहासिक और अभूतपूर्व होगा, जिसमें करीब 5000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे और ब्रह्मर्षि एकता का परिचय देंगे। और कार्यक्रम का उद्घाटन सर्वप्रथम महेश प्रसाद सिंह के मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुआ
और ये बिल्कुल सामाजिक सम्मेलन है। अच्छा, हमारा जो ये टीम है, 7 तारीख का निमंत्रण नहीं, वो तो चिट्ठी जाएगा। सर्वप्रथम तो मुजफ्फरपुर पूरे जिला के सभी प्रखंडों से लोग भारी संख्या में आ रहे हैं और इसके अलावा जो दूसरे जिला से मोतिहारी है, बेतिया है, पटना है, वैशाली है, इन जगहों से भी लोग जो सुने हैं वो वहाँ से उत्साहित हैं और वो लोग भी यहाँ आ रहे हैं। जो चिंतन शिविर साइंस कॉलेज मैदान में आहूत है, उसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। 5-6 हजार से अधिक हमारे प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। इसके लिए पंडाल तैयार है। जो हमारे समाज के बरमर्सी भाई आएंगे उनको शुद्ध भोजन आनंदित करने के लिए उसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर तोरण द्वार होर्डिंग लगाकर सूचना प्रचार तंत्र को भी मजबूत किया गया है। और पटना के बाईपास थाना इलाके में बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता विनय कृष्ण से अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। साथियों ने चाकू से मारकर घायल भी कर दिया। तो वहीं आनन फानन में घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत भी हो गई। वहीं मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो 3 आरोपियों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मारी गई, उनसे पहले लूटपाट की गई और उनको चाकू मारकर घायल कर दिया गया। और केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जनता के हित के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं चला रहे हैं और जिससे जनता काफी ज्यादा सुखी रहे और हमारा देश और राज्य समृद्ध हो। लेकिन भागलपुर के पदाधिकारी इतने निरंकुश हैं कि उन्हें फुर्सत नहीं है कि वो कुछ देख पाएं। बता दें कि 2015 से दिव्यांगों को पेंशन मिल रही थी, जो 2018 तक ही मिल पाई। और ऐसे में हुसैनपुर निवासी फिरोज जो अपने पैर पर खड़े नहीं हो सकते और कमर के बल पर बैठ नहीं सकते हैं, उनकी पेंशन भी 2 सालों से बंद हो गई है। और ऐसी स्थिति में फिरोज ने सिविल सर्जन, कल्याण ऑफिस, जिला अधिकारी कार्यालय सहित सभी अधिकारी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन इसके बावजूद दिव्यांग की किसी ने मदद नहीं की। और दिव्यांगों पर सरकारी कार्यालय में बैठे बाबुओं का कोई ध्यान भी नहीं पड़ता है। तो दिव्यांग पेंशन बंद होने के बाद ऐसे कई दिव्यांग हैं जो तड़प तड़प कर मरने को विवश हो चुके हैं। तकरीबन बना था, जिसमें कि 3 साल तक इस विकलांग को पेंशन मिला है और 3 साल से तकरीबन बंद हो चुका है। और इसके लिए मैंने जो है नगर निगम और जगदीशपुर प्रखंड और एडीएम साहब की अभी हमने आवेदन दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैं बड़े पदाधिकारी जी को दे रहा हूँ आवेदन, जिससे इसे जल्द से जल्द इसका समाधान हो सके। क्या चाहते यही है कि जो उनका रुका हुआ है आज 3 साल से, ठीक है, वो मिल सके उसका पेंशन विकलांग का। और उधर राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सही करने का लाख दावा कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत इससे ठीक उल्टी नजर आती है। ऐसा ही मामला कैमूर जिले के दुर्गावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जर्जर भवन का है, जहां साधन संसाधन के अभाव में बीमारी पीएचसी को किसी मरम्मत का इंतजार है। लेकिन विभागीय पदाधिकारी से लेकर प्रशासन और सरकार ने भी इसकी सुध लेनी नहीं मुनासिब समझी। वहीं लोगों ने कई बार पदाधिकारी को शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है। जी, मैं पिछले 8-9 साल से कर रहा हूँ यहाँ काम। अभी तो कुछ ठीक है, लेकिन बरसात के समय में और स्थिति बेकार हो जाती है। छत जो है सीपेज करने लगता है और प्लास्टर भी कवर करके गिरने लगता है ऊपर से। और कई बार इसके बारे में शिकायत भी की गई, लेकिन कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया।
नए आए हैं, देख रहे हैं कि सब बिल्डिंग पुराना है और हम लोग इसमें छत गिरने का डर रहता है, 4 कमर गिरता है, इसमें खतरा बराबर रहता है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, ये बनना चाहिए बिल्डिंग। आप हेलमेट क्यों लगाए हैं? हम हेलमेट इसलिए लगाए हैं कि हो सकता है कि 4 फुट कपार पर गिर जाए तो कपार मेरा सर जो है बच जाए, इसलिए सर बच जाएगा तो सब कुछ बच सकता है। हेलमेट इसलिए हम संजीवनी डाटा ऑपरेटर है, दवा वाले में दवाई बांटते हैं, दवाई एंट्री करते हैं, और हेलमेट इसलिए देख रहे हैं ऊपर से ना, ऊपर का जो है रह के गिर जा रहा है, कल ही भद दे गिरा कुछ, इसके चलते अब क्या कीजिएगा, हेलमेट लगा के, नहीं तो कपार। और जयप्रकाश विश्वविद्यालय परिसर के इंजीनियरिंग कॉलेज में सीनियर और जूनियर छात्रों ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया और इस दौरान छात्रों ने कॉलेज के छात्रावास में जमकर तोड़फोड़ भी किया और बवाल किया। वहीं हंगामे की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर मुफस्सिल थाने की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और वहीं कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। हालांकि विवाद के कारणों को स्पष्ट रूप से अभी नहीं बताया गया है। तो तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके से कॉलेज में और इस छात्रावास में तोड़फोड़ मची है। और मुजफ्फरपुर के मनियारी थाने में कागजी काम के लिए मुंशी की भी नियुक्ति की गई है, लेकिन इस मनियारी थाने में पुलिस विभाग की ओर से नियुक्त मुंशी नहीं बल्कि तत्कालीन थाना प्रभारी योगेंद्र प्रसाद के रखे गए प्राइवेट मुंशी थाना की गोपनीय फाइलों को देखते हैं। बता दें कि थाने में कोई भी शिकायत हो या फिर किसी फाइल का वेरिफिकेशन पहले इनके पास ही जाता है, फिर ये प्राइवेट मुंशी निर्णय लेता है कि किस फाइल को क्या करना है। वहीं जब इस मामले में एएसपी इमरान मसूद ने जानकारी ली तो उन्होंने पुष्टि की कि मनोज अवैध रूप से मुंशी का काम कर रहा है, जो काफी गंभीर मामला है। वहीं एएसपी ने पूरे मामले की जांच के लिए थाना प्रभारी मनियारी को जांच का आदेश देते हुए दोषी पर कार्रवाई करने की बात कही है। मनियारी थाना में ऐसी सूचना आ रही है कि कोई प्राइवेट आदमी थाना का कुछ काम में सहयोग कर रहा है, तो इस सूचना की हम अभी पुष्टि करते हैं और थाना प्रभारी को निर्देश दे रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ मामला है तो उस पर सख्त कार्रवाई करें और ऐसे व्यक्ति की रखा गया है। थाने में इस तरीके का आलम देखा जा रहा है, कोई भी नियम कायदे नहीं, कोई भी कानून का पालन नहीं, किसी भी रूल को नहीं माना जा रहा है। यहाँ पर मुंशी का कार्य संभाल रहा है एक शख्स। और संवाददाता शिवशंकर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। शिवशंकर, अवैध रूप से इस मुंशी को रखा गया है बिना किसी जानकारी के, बिना किसी पत्र के, किस तरह से उस शख्स को यह काम सौंप दिया गया? बड़ा जिम्मेदारी वाला गोपनीय फाइल उसके हाथ में थमा दी जाती है यूं ही। मुजफ्फरपुर शहर के मनियारी थाना में लगातार ये कई वर्षों से ये अवैध रूप से मुंशी कार्य कर रहे थे, जिसका खुलासा ये 2 दिन पूर्व हुई है जब तत्कालीन थानाध्यक्ष हाजिर कर दी गई जहरीली शराब मामले में। और अब ये खुलेआम यहाँ नजर देखने को, ये नजारा देखने को ये मिल रहा है, पूरा गोपनीय। बिल्कुल ये देखा जा रहा है, इस तरह की करतूत सामने आई है क्योंकि इस मामले में प्रशिक्षु आईपीएस का कहना है कि ऐसा कार्य पुलिस विभाग की गोपनीयता को भंग कर सकता है। साफ तौर पर देखा जा रहा है जिस तरीके से ये लापरवाही हुई है, बड़ी लापरवाही हुई है। थाने में कोई भी आवेदन हो या फिर कोई भी आचरण हो, एफआईआर हो, सब इस मुंशी के हाथ में जाता है। डिपार्टमेंट का जितना भी वेरिफिकेशन का काम होता है सब इस प्राइवेट मुंशी के हाथ से हो रहा है। और मुंगेर जिला में कासिम बाजार थाना क्षेत्र के मुखबिरा चया टोला में बीते दिन 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर दर्जनों राउंड फायरिंग हुई, जिसमें दोनों पक्षों से 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 2 घंटे तक ये गोलीबारी चली, जिसके बाद 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अब से कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में आर्मी के जवान चंदन शाह को गिरफ्तार किया है। कुंदन कुमार
कुंदन कुमार का साला और उसका ससुर सब आया, बोला रंगदारी 5 लाख रुपया दो, तब तुमको बसने देंगे, नहीं तो अन्यथा तुमको यहाँ से उड़ा के फेंक देंगे। जैसे कि बात इसी के बीच बचाव में मेरा सालों का बेटा कुंदन, चंदन, मेरे साला बीच बचाव में आए, उनकी मेरा कुंदन कुमार आया। उसके बाद ये लोग मारपीट स्टार्ट कर, और यहाँ मजदूरी करने के लिए आया तो करबल्ला, अच्छा, चुआबा। तो छुट्टी अरे हो गया, काम पर से आया, हाथ गोड़ धोआ वो टूटी पर, और टूटी पर से सोचा कि अब हाथ गोड़ धो के हम खाना खाएंगे। उधर से आया, बस झगड़ा किससे था नहीं था ये बात नहीं जानते सर। उधर से आया, बस पड़ा सिरा गोली मार दिया, लग गया है यही में, तुरंत मर गया। जानकारी मिली है कि दोनों के बीच कुछ ज़मीनी विवाद है। उसी ज़मीनी विवाद के कारण ये झंझट हुआ, जिसमें गोली चली, एक आदमी मर गया। उसके बदले में दूसरे पक्ष के लोग। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।